हेलो एंड वेलकम बैक। कोर्ट से चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है। हम बेसिकली बात करेंगे दुनिया में एबॉर्शन कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड लॉ के बारे में, उसके एनफोर्समेंट के बारे में। मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं मेरे पीसी पे सर्फ कर रहा हूँ। तो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के जरिए से जो डेटा है उसके मुताबिक लगभग पिछले 30 सालों में 60 से ज़्यादा कंट्रीज जो है दुनिया की जो देश हैं उन्होंने एबॉर्शन लॉज को लिबरलाइज्ड किया है। आइलैंड से लेके नेपाल से लेके लैटिन अमेरिका, कोलंबिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ये कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने लगभग 30 कंट्रीज़ ने पिछले 30 साल में 60 कंट्रीज़ ने इसको लीगलाइज किया है, लिबरलाइज किया है। 4 ऐसे देश हैं जो कि उन्होंने लीगैलिटी ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन एक लीगल होना चाहिए, इससे रोल बैक किया है। वो है हाल ही में पिछले साल डेवलपमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर एक दूसरी कंट्री है पोलैंड। फिर एक और कंट्री है जिसका मैंने नाम तो कभी सुना नहीं था, निकारागुआ। और एक कंट्री है जिसका फिर मैं एक बार कहूँ कि मैंने नाम सुना ही नहीं है आज तक, एल साल्वाडोर। तो चलो इसी बहाने ये पता पड़ गया ये ऐसी भी कोई कंट्री है। बहरहाल उस कंट्री के बारे में रिस्पेक्ट ही है, इसके बावजूद कि मैंने नाम नहीं सुना वो मेरी गलती है। अब जो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है ये 1992 से इस सब्जेक्ट के ऊपर डीपली कॉल लेके इस पे एक फोकस तरीके से काम कर रही है। और इनका यही है कि एबॉर्शन को एक फंडामेंटल राइट से जोड़ा जाए, एक ह्यूमन राइट से जोड़ा जाए। उनके मुताबिक 662 मिलियन फीमेल जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव एज की है, जो 77 कंट्री में जी रहे हैं, रह रहे हैं। और इन 77 कंट्रीज में एबॉर्शन को लेके काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब जो हम डेटा सर्व करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे एबॉर्शन लॉ जो है जो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो मसला पिछले साल हुआ था जिसमें रो वर्सेस वेड 2022, US Supreme Court removed nationwide protection for abortion right. Since then, some states have criminalized abortion, while some others have strengthened protection. यानी उसी देश में कुछ स्टेट जो है जिन्होंने एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया है और जिन्होंने लिबरल व्यू लेते हुए एबॉर्शन लॉ को स्ट्रेंथन किया है। और मेक्सिको एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2021 में मेक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली रिकॉग्नाइज किया एबॉर्शन लॉ को। मेक्सिकन सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली रिकॉग्नाइज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अ लीगल, सेफ एंड फ्री एबॉर्शन सर्विस अर्ली इन प्रेगनेंसी। Since then, the states across Mexico have been liberalizing their laws to reflect that right. तो 1921 के बाद में मेक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी लिबरल व्यू लेते हुए इसको
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से के तहत इसको लीगलाइज किया है और एक काफ़ी लिबरल अप्रोच रखा है। और लगभग अबॉर्शन से, जो अनसेफ अबॉर्शन है उससे लगभग दुनिया में लगभग 40,000 डेथ्स हर साल अनसेफ अबॉर्शन के जरिए होता है। पूरी दुनिया का ये है। और ऐसा मानना भी है इस इंस्टीट्यूशन का, सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स का, कि डिनायल ऑफ अबॉर्शन केयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए ट्रू ह्यूमन राइट वायलेशन। मतलब इनका कहना है कि अगर एक अबॉर्शन राइट है फीमेल का, अगर उसे डिनाई किया जाता है तो एक ह्यूमन राइट वायलेशन का इशू बनता है। ऐसा इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का अपना एक थॉट प्रोसेस है। उस लिहाज से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू वो उस नज़रिए से दुनिया के तमाम कंट्री में इस तरह का काम करती हैं, जो अबॉर्शन लॉ को मोर लिबरल अप्रोच के तहत उसे मनाया जाए। अब ये मैंने इशू इसलिए अभी इस वक्त मैंने इसे रिसर्च किया कि जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जहाँ पे फ्रांस, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, वो बाकायदा बिल पेश करते हुए अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा देने वाली है। ये डेवलपमेंट फ्रेंच में हाल ही के दिनों में हुआ, 2 दिन पहले हुआ है। तो उस लिहाज से उस प्रोविज़न के हिसाब से जब मैंने इसको स्टडी किया, तब मुझे जाके इसके बारे में कुछ एड ऑन डेवलपमेंट्स जो मुझे चाहिए थे उसके बारे में पता पड़ा। बहरहाल इंडिया में भी अबॉर्शन जो है, कई सारे जजमेंट्स जो फीमेल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए फीटस अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके अगर राइट ऑफ लाइफ ऑफ मदर विल हैव द प्रायोरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, और लाइफ ऑफ द फीटस, ये दोनों का, और राइट ऑफ फीमेल, और लाइफ ऑफ फीमेल एंड लाइफ ऑफ फीटस, इस सारे मसलों को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में वैसे कई मसले आए जहाँ पे एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज में राइट ऑफ लाइफ ऑफ वुमन, इसको प्रायोरिटी देते हुए अबॉर्शन अलाउ भी किया है, और कुछ केसों में अबॉर्शन अलाउ नहीं किया है जहाँ पे फीटस की लाइफ को मद्देनज़र में रखा गया था। ऐसे कई सारे डेवलपमेंट हिंदुस्तान में भी हुए हैं। लीगली जो हिंदुस्तान का कानून है उसके मुताबिक आप सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं करा सकते हैं, और अगर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराओगे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और वो कई सारे जो क्लिनिक इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई होती है। तो ये इंडिया का स्टैंड है। लेकिन अबॉर्शन एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट या अबॉर्शन एज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो कुछ ही कंट्रीज़ में है। और हाल ही के दिनों में फ्रेंच का जो है कंट्री, ये जो देश है, इन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया है। तो ये रहा एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और जिसे मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में शेयर किया जाए। हालांकि आज की तारीख में सभी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ अबॉर्शन के बारे में सभी को पता ही है। उस पर मैंने कोई ख़ास ऐसा कोई नज़रिया नहीं रखा है। मैंने एक व्यू पॉइंट लिया है जो दुनिया की नज़र से उसे किस तरह से लिया जाना चाहिए, और इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस भी है
अगर मैं कहूँ तो उस लैंडमार्क केसेस के बारे में मैं अगर जिक्र करूँ तो एक अफ्रीकन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द राइट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, इन्होंने इनका जो प्रोसीडिंग है लीगल एंड ह्यूमन राइट्स सेंटर एंड सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स वर्सेस यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जहाँ पे केनियन हाई कोर्ट अफर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अबॉर्शन, 2022 का ये डेवलपमेंट है। और फिर पाक एंड सलीम मोहम्मद वर्सेस अटॉर्नी जनरल एंड 3 अदर्स, ये मसला है कोलंबिया का, जिसमें कोलंबियन गवर्नमेंट के जो लॉ है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द अबॉर्शन, उसके तहत ये फैसला हुआ था। फिर सईद एंड अदर्स वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध एंड अनदर, ये एक फेमस केस है जहाँ पे the primary cause is obstructed labor that is not properly addressed through the timely emergency obstetric care. Since women from the low and income background in Pakistan often give birth without trained birth attendants and without access to medical facilities, they face increased risk of developing obstetric fistula. ये पहला केस था जिसमें पाकिस्तान में जिसने that sought recognition that the widespread incidence of obstetric fistula, an easily preventable condition, was violative of the woman's fundamental right to dignity and life under the Pakistan's constitution, again related reproductive law से जुड़ा हुआ मसला था। फिर मैन्यूला वर्सेस एल सल्वाडोर, जहाँ पे दिस केस मार्क द फर्स्ट टाइम ऑन एन इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड द बैरियर्स वुमन एंड द गर्ल फेस टू असेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इन एल सल्वाडोर, कंट्री का नाम है, विच हैज़ अ टोटल बैन ऑन अबॉर्शन। फिर पाओला गुजमैन अल्बर्किन वर्सेस इक्वाडोर 2020 का मामला है, जहाँ पे इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट गर्ल फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन स्कूल्स थ्रू आउट लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। बहुत बढ़िया जजमेंट है ये। और फिर और एक मसला जो है यूनाइटेड स्टेट्स कैनस सुप्रीम कोर्ट अबॉर्शन में, द कैनस सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम that the right to abortion is a fundamental right protected by the Kansas Constitution independently of the protection offered by the US Constitution. तो ये एक और मसला था। फिर फीडा केनिया एंड 3 अदर्स वर्सेस अटॉर्नी जनरल एंड 2 अदर्स 2019 का मामला है, अगेन केन्या से जुड़ा हुआ है। इन दिस फर्स्ट एवर केस ब्रॉट इन अफ्रीका एड्रेसिंग abortion as a constitutional right, Kenya's High Court reaffirms protection for legal abortion when the life or health of the pregnant woman is threatened. यानी the priority is given to the life of a pregnant woman, यानी गर्भवती महिला की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हुए अबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मैंडेट दिया है। फिर जैक्सन नेम्यूला टाली वर्सेस रिपब्लिकन केनिया सेम इशू पे है। फिर अगेन केनिया से जुड़ा हुआ अलग मसला है, जोसेफिन ओंडो ओनग्वेन वर्सेस अटॉर्नी जनरल एंड 4 अदर्स, सेम द कोर्ट रिकॉग्नाइज that the neglect and the physical and the verbal abuse of women seeking maternity health care services constitute a violation of the right as guaranteed by the Constitution of Kenya as well as the International Human Rights Instrument. तो ये भी मसला इन अ वे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ मसला होने की वजह से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या ह्यूमन राइट का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। और भी आयरलैंड का एक जजमेंट है 2017 में, मैलेट वर्सेस आयरलैंड और वेलन वर्सेस आयरलैंड, जिसमें और एक बार ये लैंडमार्क रूलिंग थी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी डिटरमाइंस दैट आयरलैंड स्ट्रिक्ट बैन ऑन अबॉर्शन सब्जेक्टेड वुमन टू अ क्रूअल, अनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। यानी यहाँ पे अबॉर्शन को जो बैन किया था
वो अपने आप में गलत, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है महिलाओं के लिहाज से। तो ये इनका एक फाइंडिंग है। फिर और भी कई सारे जजमेंट है, जजमेंट्स की कोई कमी नहीं है। तो पोलैंड का एक जजमेंट जो है, पोलैंड PNS वर्सेस पोलैंड 2013 का है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स सेट स्टैंडर्ड फॉर द राइट ऑफ एड्सोलेंट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज and for the first time addresses the special vulnerability of the adolescent and confirms young people's autonomy when it comes to their reproductive health. The court reaffirms that once a state has adopted a statutory regulation that allows abortion in some situations, it must also make abortion accessible in practice. यानी अगर स्टेक होल्डर जो स्टेट है वो अगर अबॉर्शन जैसे लॉ को रेगुलेट करते हैं और अलाउ करती है तो वो एसेसेबल भी होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और भी कई सारे जजमेंट है जो इसी तरह से इन मसलों से जुड़ा हुआ है। एक ब्राज़ील का जजमेंट है, एलिन डा सिल्वा पिमेंटेल वर्सेस ब्राज़ील। In this first ever maternal mortality case decided by an international human rights body, the United Nations Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women rules that states are obligated to address and reduce maternal mortality. The ruling condemns Brazil for failing to provide timely, non-discriminatory and appropriate maternal health service to the petitioner, and it orders the country to adopt measures to reduce maternal mortality and redress a petitioner's family. The committee recognized that the state have a human right obligation to reduce maternal mortality, to ensure women's right to safe motherhood, and to provide affordable access to adequate emergency obstetric care meeting the specific and distinctive health needs of the woman, particularly women from the low socioeconomic background and historically marginalized group. और नेपाल का भी केस है, लक्ष्मी वर्सेस नेपाल। तो इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं को लेकर और उनके राइट ऑफ लाइफ को कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कई सारी कंट्रीज़ ने एबॉर्शन लॉ को जेन्युइनली लीगलाइज किया है और कुछ इसमें डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मसलों को लेकर जो कानूनी मसलों से जुड़े हैं और अलग अलग कोर्ट, इंटरनेशनल, नेशनल कोर्ट से ये मसले हैं, मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।